5 घंटे चली 9वें दौर की बैठक भी रही बेनतीजा। बैठक के बाद राकेश टिकैत ने कहा, हमारी मांगे वही रहेंगी, कोच की कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। अब 19 जनवरी को होगी 10वें दौर की बातचीत। दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने किया देशव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली में राहुल, प्रियंका गांधी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया राजभवन का घेराव। राहुल ने कहा, अन्नदाता का हौसला न टूटा है न टूटेगा, टूटेगा मोदी सरकार का अहंकार। 73वें सेना दिवस पर दिल्ली कैंट ग्राउंड में हुई सेना की परेड। शहीद सैनिकों को किया गया सम्मानित। सेना दिवस पर राष्ट्रपति और पीएम ने किया नमन। दिल्ली के बॉर्डर्स पर पिछले 51 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और शुक्रवार को किसान और सरकार की 9वें दौर की बैठक भी हुई, पर इस चर्चा का एक बार फिर से कोई नतीजा नहीं निकला है और सरकार ने एक बार फिर किसानों को 19 जनवरी का समय दिया है ये विवाद सुलझाने के लिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में कृषि सुधार के लिए पारित तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों के साथ आज सरकार ने फिर बातचीत की। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेषज्ञ समिति को लेकर जारी विवाद के बीच आज ये बैठक हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक अब तक किसी भी प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के साथ आज की बातचीत निर्णायक नहीं थी। हम 19 जनवरी को फिर से वार्ता करेंगे। हम वार्ता के माध्यम से समाधान तक पहुंचने के लिए सकारात्मक हैं। ठंड की स्थिति में विरोध कर रहे किसानों को लेकर सरकार चिंतित है। तीनों कानून, जिसमें 2 नए एक संशोधित है, उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी ओर से तीनों कृषि कानूनों और एमएसपी गारंटी को निरस्त करने की हमारी मांग बनी हुई है। हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के पास नहीं जाएंगे, हम केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। तो 48 बार के लिए तैयार है। हाँ। 48। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है कि बात आप लोगों के बीच जो है वो सुलझ ही नहीं पा रही है? वो तो सरकार बताएगी भाई। हाँ, वो जिस दिन सुलझाना चाहेगी सुलझ जाएगी। कहाँ अभी पर तो सरकार उलझा रही और हम भी सरकार को उलझा रहे। हमने इंग्लिश का आर्ट बना दिया, सरकार उसमें उलझ रही, निकल ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? क्योंकि कोई नतीजा तो निकालना होगा। अभी तो ये अब मुझे लगे कि अप्रैल मई तक चलेगा। अच्छा। हाँ, और 26 जनवरी के लिए आप क्या तैयारी? तो जाएंगे 26 जनवरी को, तो बढ़िया तैयारी है। आप भी आइयो, वहीं मिलियो, ट्रैक्टर पे बैठाओगे, एक ट्रैक्टर देंगे अंदर। तो वहीं किसान नेता दर्शनपाल ने कहा, हमारे सवालों को मीटिंग में टाला जा रहा है। मेनली जो बात हुई 3 कानून को रिपील करने या नहीं, या उसकी अमेंडमेंट करने पर हम अड़े हुए हैं रिपील किया जाए। वो बार बार कहते हैं इनको अमेंड किया जाए। वो बार बार कहते हैं कोई बदल लाया जाए, कोई और अल्टरनेटिव लेके आओ। वो बार बार कहते हैं कि चलो एक एक करके एक प्रावधान के ऊपर बहस करते हैं। हम हर बार बोलते हैं कि हमारा पूरे कानून को रिपील करने का मुद्दा है। सो इस डिस्कशन को लेकर काफ़ी टाइम लग जाता है। एक दूसरा यह है कि आज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर बातचीत लंबी हुई, जिसमें हमारा प्रपोजल था उनको कि इसमें जो आपने अमेंडमेंट्स किए हैं इनको वापस ले लो और इस अमेंडमेंट्स को वापस लेके जो 1955 वाला कानून है उसी को रहने दीजिए। लेकिन लंच से पहले डिस्कशन के बाद हमें था कि वो शायद अमेंडमेंट एक्ट जो इसका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है इसकी कुछ प्रपोजल लेके आएंगे, लेकिन वो भी नहीं लेके आए।
फाइनली हमने बोला कि चलो एमएसपी के ऊपर बात करते हैं, उसको भी उन्होंने टाल दिया कि एमएसपी के ऊपर अगली बार बात करेंगे, क्योंकि ये जो 3 कानून वाला मुद्दा पहले हो जाए। हमने बोला ये तो नहीं है। बता दें कि इससे पहले सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। 8 जनवरी को 8वें दौर की वार्ता में भी कोई हल नहीं निकल सका था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार खुले मन से बैठक में शामिल होगी और किसानों की शंकाओं को दूर करेगी। यूं तो हमें भारतीय सेना के बहादुर जवानों को हर रोज सलामी देनी चाहिए, क्योंकि यही तो वो जवान हैं जो देश और देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। सेना दिवस या फिर भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को देश और सेना की गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आज का दिन क्यों है खास। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज पूरा देश भारतीय थल सेना आर्मी डे के रूप में मना रहा है। आज भारतीय सेना का 73वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में मुख्य परेड का आयोजन किया गया। सेना दिवस पर सेना प्रमुख MS मुकुंद नरवणे ने परेड की सलामी ली। इस दौरान शस्त्रों का प्रदर्शन और फ्लाई पास्ट भी हुआ। साथ ही देश की सुरक्षा के लिए असाधारण वीरता और क्षमता का परिचय देने वाले शहीद सैनिकों को सम्मानित किया गया। 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस यूनिट के संदीप नायक को मरणोपरांत सेना पदक से सम्मानित किया। इसके अलावा परेड में T-90 टैंक, मल्टी लॉन्चर पिनाका रॉकेट का भी प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को सेना दिवस की बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्विटर पर लिखा, सेना दिवस पर भारतीय सेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को शुभकामनाएं। हम उन बहादुरों को याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत साहसी और प्रतिबद्ध सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए हमेशा आभारी रहेगा। वहीं पीएम मोदी ने लिखा, मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। बता दें 15 जनवरी को आर्मी डे मनाने के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि 15 जनवरी 1949 के दिन से ही भारतीय सेना पूरी तरह ब्रिटिश थल सेना से मुक्त हुई थी। दूसरी बात, इसी दिन जनरल KM करियप्पा को भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इस तरह लेफ्टिनेंट करियप्पा लोकतांत्रिक भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। KM करियप्पा किपर नाम से काफी मशहूर रहे। बिहार के पटना में हाल ही में हुई इंडिगो एयरलाइंस के पटना एयरपोर्ट के स्टेशन ऑफिसर रुपेश सिंह की कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब इस घटना के बाद राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर JDU BJP सरकार घिरती जा रही है। इसी मुद्दे पर जब एक पत्रकार ने CM नीतीश कुमार से कुछ सवाल पूछे तो वे भड़क गए। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या है बुरा मामला। इंडिगो एयरलाइन के एक अधिकारी की हत्या को लेकर बिहार में सियासत चरम पर है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल दाग रहे हैं। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने सवाल पूछे तो CM नीतीश उल्टा पत्रकारों पर ही भड़क उठे। इस घटना को लेकर किए जा रहे सवालों को नीतीश कुमार ने इस मामले में गंभीरता से तफ्तीश की जा रही है। जो जिनको राज मिला 15 साल तक पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या है भाषण दे रहे हैं? हम तो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन हैं,
और ये पुलिस वाले को पता चलता है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो भी उसको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसके हिसाब से काम करती है। 1990 में सत्ता में रह चुके लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए आगे कहा, आप इतने महान हैं, आप किसके समर्थन में हैं? मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, पति पत्नी के अंडर में कितना अपराध होता था, आप उसको हाईलाइट क्यों नहीं करते हैं? कितना हिंसा, कितना अपराध किस तरह से होता था, आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। लेकिन एक एक चीज फिर भी दुख होता है, अगर कहीं किसी की हत्या हो यह दुखद है। और आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोर्ट से भी उनको होगा। और इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा, ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के इस गुस्से को लेकर तुरंत प्रतिक्रिया दी और ट्वीट कर लिखा कि नीतीश कुमार ने अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ उठा अपराधियों के सामने किया सरेंडर, कहा कोई नहीं रोक सकता अपराध, हड़प्पा काल में भी होते थे अपराध, जरा तुलना कर लीजिए। उल्टा पत्रकारों से पूछ रहे हैं, क्या आपको पता है कौन है अपराधी और वो क्यों करते हैं अपराध? बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड के चौथे दिन भी पुलिस के हाथ खाली है। वारदात को अंजाम देने वाले ना तो एक भी शूटर पकड़े जा सके हैं और ना ही हत्या के पीछे रहा अहम कारण ही स्पष्ट हो सका है। कर्नाटक के धारवाड़ में एक भीषण सड़क हादसे की वजह से कई घरों में मातम पसर गया है। मिनी बस और ट्रक की हुई टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। इस हादसे में 10 महिलाएं भी शामिल हैं और पीएम मोदी ने भी इस घटना पर शोक जताया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कर्नाटक के इतिगत्ती गांव के पास शुक्रवार सुबह एक मिनी बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत के चलते कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। मिनी बस में 17 यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं दावानगेरे से गोवा तक एक पारिवारिक समारोह के लिए जा रही थी। हादसे में 10 महिला यात्रियों और मिनी बस के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान में भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सड़क हादसे के चलते हुई मौतों से दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी सांत्वनाएं हैं। उन्होंने घटना में घायल हुए लोगों के जल्द ठीक होने की कामना भी की। बहरहाल धारवाड़ ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के पीछे का मुख्य कारण जानने के लिए पड़ताल की जा रही है। दुनिया भर के करीब 180 देश कोरोना की चपेट में है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत अब दिन प्रतिदिन बेहतर स्थिति में आता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 15,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद रिकवरी दर 96.53% हो गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या है भारत में कोरोना का हाल। भारत समेत दुनिया के 180 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में है। अभी तक 9 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। भारत की बात करें तो देश में कोरोना की रफ्तार कम पड़ती नजर आ रही है। देश में कोरोना के केस कम होने के साथ साथ एक्टिव केसेस में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में 15,590 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 15,975 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 191 लोगों की जान गई। आपको बता दें कि पिछले 19 दिनों से देश में 300 से कम दैनिक मौतें दर्ज हो रही हैं। देश में रिकवरी दर 96.53% हो गया है और मृत्यु दर 1.44% है। देश में अब तक कुल 1,01,62,738 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1,51,918 लोगों की जान भी गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 2.5 लाख से नीचे है। इस समय देश में 2,13,027 एक्टिव केसेस हैं। दैनिक नए मामलों में से लगभग 82.2
2.5% केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार और गुजरात के हैं। ICMR के मुताबिक भारत में कल यानी कि 14 जनवरी तक कोरोना वायरस के लिए कुल 18,49,62,401 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 7,30,096 सैंपल्स 14 जनवरी को टेस्ट किए गए हैं। देश की राजधानी की बात करें तो दिल्ली में कोविड की स्थिति धीरे धीरे और नियंत्रण में होती दिख रही है। गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में संक्रमण रेट आधे % से भी कम दर्ज हुआ है। रिपोर्ट में 71,325 सैंपल्स की जांच की गई और इसमें 0.48% सैंपल्स ही पॉजिटिव पाई गई। ये अब तक का सबसे कम संक्रमण रेट है। फिलहाल दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 3,000 से नीचे पहुंच गई है और सिर्फ 2,937 मरीज ही एक्टिव हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी यानी कि शनिवार को देश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन की पर्याप्त डोजेस भेज दी गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.